हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय भाई। चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। ठीक है भाई। हाँ जी, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 का पहला पार्ट बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने मूवमेंट्स निकालना सीखा था कि मूवमेंट्स होते क्या हैं और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मूवमेंट्स अबाउट मीन सीखा था, मूवमेंट्स अबाउट क्या बोलते हैं किसी भी एनी नंबर सीखा था। कोई भी आप जैसे स्टेप डेविएशन मेथड से, मतलब सॉरी शॉर्टकट मेथड से हमने सीखा था मीन निकाल, मतलब मूवमेंट्स निकालना। ठीक है, कि अगर आप मीन के हेल्प से आप मूवमेंट्स निकालना चाहते हो तब कैसे निकालेंगे, और आप क्या बोलते हैं किसी बाकी नंबर की हेल्प से अगर आप मीन निकालना चाहते हो तब कैसे निकालेंगे। सिंपल सा, बस जो डिफरेंस निकल के आया था कि अगर आप मीन से निकालते हो तो उसको बोला जाता है म्यू। ठीक है, उससे निकल के आता है म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर। और अगर आप दूसरे मेथड का यूज करते हो, शॉर्टकट मेथड का, और फिर निकालने की कोशिश करते हो मूवमेंट्स, तो उसको बोलते हैं वी वन, वी टू, वी थ्री और वी फोर। सिंपल सा। और उसको चेंज करने में जो रिलेशन हमने यूज किया था वो भी हमने सिखा दिया था। मतलब अगर आप क्या बोलते हैं वी वन को वी, मतलब इसमें चेंज करना चाहते हो, वी वन को अगर आप चेंज करना चाहते हो म्यू वन में, तो कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले से ही। वी टू को चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करेंगे, वो सब चीजें हम पहले से ही सीख चुके हैं। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। वापस चालू करते हैं सर, अपने टॉपिक पे आते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर खत्म करेंगे मूवमेंट्स का, मतलब दूसरा पार्ट है मूवमेंट्स का जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 ही चल रहा है मूवमेंट्स का। लेकिन इस बार मूवमेंट्स के अंदर, अच्छा ये चीज बीकॉम प्रोग्राम में चाहे बीकॉम में वो सबके लिए एप्लीकेबल है। बस आपका जो सेमेस्टर है वो थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में होना चाहिए आपका। आप आराम से देख सकते हो। सिंपल सब, मेरे को पता है सर मई में आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो क्या बोलते हैं मई में कोशिश करने की जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, अप्रैल तक के एंड में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज बड़ी है। और उसके साथ साथ पोस्ट अकाउंटिंग की भी सीरीज बन रही है जो कि आपके एग्जाम्स में आएगी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो दोनों सीरीज आप देख सकते, दोनों सीरीज जो है वो आप आराम से देख सकते हो। हाँ बस कुछ बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बोलता हूँ। वो बात क्या है ना सर, मेरी गंदी आदत पड़ गई थोड़ी सी, मैं एनिमे देखने लग गया। और एनिमे देखने लग गया तो फिर मैं ऐसा ही हो गया कि जल्दी जल्दी बोलना चालू कर दो या फिर स्पीड में चल देखना चालू कर दो, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइम और भी चीजें करनी होती है ना, और भी काम चल रहे हैं हमारे फिलहाल। तो इस वजह से, और अगर यूट्यूब की वीडियो देखने लग गया तब तो बहुत ज्यादा गंदी आदत है कि मैं दुगनी स्पीड में वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब की। ठीक है, अब पता नहीं तुम में से कितनों की आदत होगी ऐसी, मेरी आदत ऐसी हो गई है कि दुगनी स्पीड पे देखता हूँ। और बल्कि ना ऐसा हो गया कि यूट्यूब की वीडियो में दुगनी स्पीड पे देख रहा हूँ तब भी ऐसा लगता है यार भाई साहब ये इतना स्पीड में क्यों जा रही है, मतलब इतनी धीमे धीमे क्यों जा रही है, और स्पीड में होनी चाहिए, 4 गुना 5 गुना स्पीड होती है ना, तो फिर मजा सा आता, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती। तो इस वजह से मेरी भी थोड़ी सी आदत ऐसी बन गई कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और आपको सब जल्दी जल्दी समझना पड़ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। बस जो बच्चे लग रहा है ना कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ भाई, तो वो मेरे को पर लगता है कि वो 1.5 पे या फिर 1.7x पे या फिर 2 पॉइंट पे सीख रहे होंगे, मतलब कि दुगनी स्पीड में चला के चल रहे होंगे यूट्यूब चैनल। तो सर उससे मेरे व्यूज तो बनते नहीं है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि आराम आराम से बोलूं, और थोड़ा सा आप कोशिश करना कि ना अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्लो कर लेना अपनी जो स्पीड है। यूट्यूब पे जाके वहां पे ऑप्शन आता है 0.75 पे भी चला सकते हो, अगर आपको नॉर्मल भी आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो। सिंपल सर, चलिए वापस समझते हैं इस तरह अपना टॉपिक। और एक चीज और सर, क्योंकि आपका जो चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर आप यूट्यूब पे खुद जाके सीखोगे ना, मूवमेंट्स हो गया, कर्टोसिस हो गया, या फिर क्या बोलते हैं स्क्यूनेस हो गया, आप खुद देखोगे लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी पूरी, 10-10 वीडियो बना रखे हैं खाली मूवमेंट्स को समझाने की, या फिर स्क्यूनेस समझाने की, या फिर कर्टोसिस, या फिर ये सब चीजें समझाने की। एक एक चैप्टर के ऊपर 10-10 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मतलब एक प्लेलिस्ट आप एक चैप्टर तब समझ पाओगे जब आप लगातार 10 वीडियोस देखोगे, 10 वीडियोस की प्रैक्टिस करोगे। तो वो सारा मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं आपको छोटे तरीके से समझाना, ताकि आपके सिलेबस के हिसाब से जल्दी कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम्स के पहले आएंगे कुछ बच्चे और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की सोचेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा छोटा करके समझा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कर पाऊँ आपको, और सारे टॉपिक समझा भी पाऊँ। सिंपल सा। तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है हाँ चीज जल्दी जल्दी, मेरे को लगता है। तो आप आराम से देख लोगे, समझ गए आप। ठीक है, इतने तो होशियार हो आप। फिलहाल शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है भाई शेफर्ड मेथड। अब ये शेफर्ड सर क्या है और शेफर्ड मेथड क्या लेके आए हैं ये लोग, क्या क्या समझाना चाहते हैं इसके बारे में। देखो आपने सीधी बात है, आपने मूवमेंट्स निकालने सीखे थे। क्या निकालने सीखे थे? मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स हमने निकाले थे किसके हेल्प से? मीन की हेल्प से। यानी मूवमेंट कैसे निकालते थे? जो भी एक्स था उसमें से मीन माइनस करना था और उसको डिवाइड कर देना था किससे? नंबर से। सिंपल सा। अगर फ्रीक्वेंसी दे देते तो यहाँ पे सिग्मा एफ आ जाता और यहाँ पे आ जाता सिग्मा एफ। सिंपल ना। अगर म्यू टू की बात करते हैं तो म्यू टू कैसे निकलता था? एक्स माइनस में मीन और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल करके सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना है। सिंपल ना। जैसे आप निकालते थे ना वेरिएंस, उसी तरीके से निकलता है बस खाली, यानी कि वेरिएंस की तरह ही होता है। वेरिएंस की तो फॉर्मूला है भाई, एक्स माइनस में क्या बोलते हैं मीन। अब ये लो, एक्स माइनस में मीन हुआ करता था, इसको बोलता था छोटा एक्स। इसलिए आप देखोगे जब भी मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं, मैंने यूज किया है सिग्मा एफ छोटा एक्स। ये जो छोटा एक्स का मतलब क्या कह रहा हूं मैं? छोटा एक्स मतलब होता है एक्स में से मीन घटा दो, समझे? अपॉन में सिग्मा एफ। ऐसे यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला यूज किया होगा तो सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ यूज किया होगा। ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? छोटा एक्स। छोटा एक्स मतलब क्या होता है? मीन में, मतलब एक्स में से आपको मीन माइनस करना है और उसका आपको क्या कर देना है? स्क्वायर। तो इसके मिल जाता है एक्स स्क्वायर छोटा वाला। सिंपल। तो म्यू थ्री के लिए आपको क्या करना होता है? सिग्मा एफ एक्स माइनस में मीन और इसका आपको क्या करना है? क्यूब और डिवाइड बाय सिग्मा एफ। हाँ जी, यानी कि अगर देखना चाहो तो सिग्मा एफ
छोटा x का क्यूब बटे में सिग्मा f, ये फॉर्मूला बन गया आपका। और म्यू 4 के लिए सेम वही फॉर्मूला, सिग्मा f x की पावर 4 अपॉन में सिग्मा f, सिंपल से। तो ये फॉर्मूले थे मूवमेंट, मतलब सारे के सारे मूवमेंट्स निकालने के लिए, मूवमेंट्स 1, मूवमेंट 2, मूवमेंट 3 और मूवमेंट 0, मतलब मूवमेंट्स 4, सिंपल सा। जिसमें ऐसे हमको पहले से ही पता है। अच्छा, एक म्यू 0 भी होता है, म्यू 0 की वैल्यू जो होती है ना, वो हमेशा क्या आती है 1, सिंपल से। चलिए, क्योंकि यहाँ पे पावर में देखो, यहाँ पे पावर में क्या है 1, यहाँ पे पावर जो होती है वो 4 होती है, यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी रहेगी 0, क्योंकि म्यू 0 निकाल रहे हैं। तो इस वजह से किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। तो म्यू 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, म्यू 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है सर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मीन के हिसाब से अगर आप निकालते हो तब की बात बता रहा हूं। अगर आप किसी अदर नंबर के हिसाब से निकालते हो जिसमें आपका v1 v2 v3 v4 निकलता है, तो वहां पे आपका आंसर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 आएगा, सिंपल। चलिए वापस चलते हैं सर टॉपिक पे। तो ये सब हमने निकालना सीख लिया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी हो, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज का यूज करके थे, जैसे कि x की वैल्यू 2 4 6 8 मान लो 10, इस तरीके से कोई वैल्यू अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर का यूज किया जा रहा है। यानी कि अगर मैं जो डेरिवेशन ले रहा हूं, यानी कि जो छोटा x निकाल रहा हूं, यानी कि x में से मैं मीन माइनस कर रहा हूं, तो मीन मैं एग्जैक्ट वैल्यू में से एग्जैक्ट मीन माइनस कर रहा हूं, सिंपल ना, कोई दिक्कत नहीं। समझिए दोबारा, अगर हम दूसरी सीरीज ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज, जिसको आप डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हो, यहाँ पे होगा 10 20 30, या फिर मान लो 35 दे दिया आपको, 37 दे दिया आपको, ठीक है, 43 दे दिया, 2 5 9 2 1 4, इस तरीके से कोई आपको डाटा दे दिया, ठीक है। तो मेन चीज आपको क्या नोटिस करनी है, यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल मैं लेके चल रहा हूं, वहां पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और उसी स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से हमने क्या निकाला है, अपना मीन निकाला है, मीडियन निकाला, जो भी हम मीन निकाला है इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो मीन जो है वो कति एग्जैक्ट है, मतलब पूरा पूरा एग्जैक्ट मीन निकल के आया हमारा, सिंपल ना, ठीक। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, जो दूसरी सीरीज आती है इसके अलावा, यानी कि डिस्क्रीट और जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसके अलावा दूसरी सीरीज कौन सी, जो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है, अगर आप नोटिस करोगे वहां पे होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, कुछ इस तरीके का डाटा होता है, कुछ इस तरीके का डाटा होता है। ये क्लास इंटरवल हो गई और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का डाटा है, और जब हम मीन निकालने जाते हैं, तो क्या मीन निकालने के लिए हम क्या सारी वैल्यू यूज करते हैं 0 से लेकर 10 तक की? नहीं, हम मीन निकालने के लिए इनका मिड वैल्यू की हेल्प से निकालते हैं मीन। यानी मिड वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि 5 15 25 35 और 45 45, मतलब अब मिड वैल्यू, अब ये वही सीरीज बन जाती है x और f मान के, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज को किया था वैसे कर लेते हैं, समझ? यानी कि हम पूरी 0 से लेकर 10 तक की कोई भी अगर डाटा हो तो हम उसको मान के नहीं चलते। फॉर एग्जांपल मान लो जो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई जो डिजिट है वो 2 बार रिपीट हुई है, मतलब जो इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से समझते हैं। अगर डाटा ऐसा होता है जैसे 8 11 8 17 15 14, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इस सीरीज के अंदर, तो देखो कैसे आएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे डाटा लिखा जाएगा। 0 से 10 के बीच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक की वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, यानी 2 वैल्यू है। 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो वैल्यू है 8 8, 0 से 10 के बीच में यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 8 8 वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो 8 है। लेकिन जब हम मीन कैलकुलेट करने जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का यूज करते हैं, वहां पे जो हम मिड वैल्यू लेके चलते हैं, मतलब अपनी जो वैल्यू लेके चलते हैं एवरेज, वो क्या लेके चलते हैं 5, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, समझ में आया? तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो हम मूवमेंट्स निकाल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो हम मूवमेंट्स निकाल रहे हैं वो मीन के थ्रू निकाल रहे हैं, और मीन जो है वो एवरेज वैल्यू लेके चल रहा है, मतलब मिड वैल्यू लेके चल रहा है, वो एग्जैक्ट डाटा नहीं लेके चल रहा। तो इस वजह से हो सकता है केवल और केवल कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, तो इस वजह से हो सकता है केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था मूवमेंट्स का, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया हो, हमारा जो मूवमेंट्स का आंसर आया हो वो गलत हो चुका हो, समझ में? क्योंकि हम एवरेज मान के चल रहे हैं, मिड वैल्यू मान के चलते हैं ना मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने मीन निकाला था कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, वो मीन हमारा हो सकता है कि गलत हो, ज्यादातर जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी हो, या फिर जो ज्यादातर वैल्यू है वो 5 से छोटी हो, तो आपका एवरेज जो है 5 नहीं आएगा। तो आप जो यहाँ पे 5 लेके चल रहे हो मिड वैल्यू, तो वो गलत भी हो सकता है, समझ में? बाकी जो डिस्क्रीट सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज है, तो वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू से हम मीन निकालते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू से मीन नहीं निकलता। इस वजह से हो सकता है कि आपका जो मूवमेंट्स का आंसर हो वो गलत आएगा, समझ में? गलती होने की चांसेस है, और उसी गलती को कहते हैं शेपर्ड्स एरर। और उसको ठीक करने के लिए शेपर्ड सर ने जो भी मेथड निकाला उसको बोलते हैं शेपर्ड मेथड, और उसको बोलते हैं शेपर्ड करेक्शन। सिंपल सा। तो शेपर्ड करेक्शन क्या होता है,
जब आप कंटिन्यूअस सीरीज से मूवमेंट्स निकालते हो उस टाइम पे थोड़ी बहुत हो सकती है कि गलती हो जाए, किस वजह से, डाटा के वेरिएशन की वजह से। तो उस टाइम पे जो गलती होती है उसको ठीक कैसे करना है वो कौन सिखाता है आपको, शेपर्ड मेथड या फिर शेपर्ड करेक्शन मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं, सेम ही बात है, आप कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, समझते हैं ध्यान से। तो शेपर्ड करेक्शन क्या होता है, इट रिमूव्स द एरर ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज की जो भी एरर्स हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको सुधारने का काम कौन करता है, शेपर्ड्स एरर। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, समझिए। अब सुनिए ध्यान से, शेपर्ड एरर जो कंटिन्यूअस सीरीज में होने वाली गलतियां हैं उनको सुधारेगा। शेपर्ड एरर की ना बस एक खास बात है, शेपर्ड एरर के फॉर्मूले होते हैं थोड़े से, म्यू2 मतलब करेक्ट म्यू2 निकालने का और करेक्ट म्यू4 निकालने का। तो भैया म्यू1 नहीं निकालेंगे, नहीं जी, क्योंकि म्यू1 में पावर 1 आती है और पावर 1 सॉरी म्यू1 में म्यू0 में पावर हमेशा 0 होती है, इस वजह से आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो ये पहले से ही करेक्ट है, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज म्यू1, जब आप म्यू1 निकालने जाओगे तो म्यू1 के अंदर क्या होता है, हमेशा आपका आंसर जो होता है वो 0 आता है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि पहले से ही करेक्ट है, क्योंकि मीन से आप जब भी कोई चीज निकालोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो वो माना जाता है कि पहले से करेक्ट है, तो इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो करेक्ट करने की जरूरत है वो किस किस को है, एक तो म्यू2 को और एक म्यू4 को, म्यू2 और म्यू4 को। म्यू3 को करेक्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है सर, ना तो ये उन्होंने मेरे को बताया और ना ही आपकी बुक्स में लिखा, बस उन्होंने केवल बुक में ये लिख रखा है म्यू1 और म्यू3 को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन्होंने फॉर्मूला बता रखा। तो म्यू2 और म्यू4 को हम करेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि वहां पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब पावर लग जाती है ना, यहाँ पे पावर 4 होती है, यहाँ पे पावर 2 होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो इस वजह से करेक्शन हो ही जाती है अपने आप। लेकिन यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस कम है, इसलिए जो फॉर्मूले दिए गए हैं, तो म्यू2 को करेक्ट करने का और म्यू4 को ही करेक्ट करने का फॉर्मूला दिया गया है। म्यू1 और म्यू3 नो नीड करेक्शन, करेक्शन की जरूरत नहीं है म्यू1 और म्यू3 को। सिंपल से समझ में आ गया, बहुत अच्छे। आगे चलता हूं सर, समझिए ध्यान से। अगला कंडीशंस, कुछ कंडीशन है, कुछ बातें हैं, जब आप फॉलो करोगे तभी जो मेथड है शेपर्ड मेथड वो यूज कर पाओगे, या फिर ये बातें लगेंगी तभी शेपर्ड मेथड यूज हो पाएगा, या फिर ये मेथड काम कर पाएगा, ये गलतियां आप ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो ये बातें क्या है, कंडीशन जो है उसकी वो क्या है, बहुत पढ़ते हैं एक बार। व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटीन्यूअस, यानी कि मेथड जो होगा वो कब एप्लीकेबल होगा, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कंटीन्यूअस। मैंने बताया वैसे कंटीन्यूअस सीरीज में गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मीन तो लेते नहीं हम, मिड वैल्यू तो हमेशा मिड वैल्यू से काम चलाते हैं मीन निकालने के टाइम पे, मैं तो डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें ये गलती होने के चांसेस कम होते हैं, और इस सीरीज में गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। इस वजह से ये वाला जो मेथड है शेपर्ड एरर का मेथड वो केवल इसमें अप्लाई होगा, बाकी किसी भी सीरीज में अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज, जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इसको मिटा देता हूं मैं, जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आपका वो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया ना सिमेट्रिकल डाटा होना चाहिए आपके पास सारा, हाँ जी वैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, सिंपल, बिल्कुल भी स्क्यूड नहीं होना चाहिए, कभी भी जे कर्व नहीं होना चाहिए, जैसे जे कर्व होता है ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका यू कर्व होना चाहिए ऐसा, ठीक है, ना ही आपके पास ऐसा होना चाहिए कि भाई ऐसा जा रहा है, या फिर आपके पास ना ही, मतलब इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, और ना ही आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होना चाहिए। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब जिसकी टेल यहाँ पे बनती है, लॉन्ग टेल, ठीक है, और जिसकी टेल इस साइड बने उसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, सिंपल सा। तो आपका हमेशा डाटा जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा होना चाहिए, कौन सा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा होना चाहिए, और ये जो है वो 0 को टच करते हुए होना चाहिए, सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते कंडीशंस क्या रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी टेप्स ऑफ टू 0 इन बोथ डायरेक्शन, ये वाला मेथड जो है, मतलब ये जो करेक्शन का मेथड है ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी टेप्स हैं, दोनों साइडें जो हैं वो कहां पे टच कर रही हो, लाइनें जो है कहां पे टच कर रही हो, 0 पे टच कर रही हो, तभी इन मेथड में, इस मेथड में ये सब चीजें यूज, ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि ये जो डाटा है ये माना जाता है कि या तो इस कॉर्नर में फ्रीक्वेंसी का बर्ताव जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो मीन निकलने के चांसेस है वो मिड वैल्यू से नहीं निकलेंगे, वो इनसे निकलेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मेथड यूज नहीं होता, यहाँ पे हमेशा मेथड यूज होता है, क्यों, क्योंकि इनमें जो कॉर्नर होते हैं बिल्कुल 0 पे टच हो रहे होते हैं, 0 पे टच होने मतलब वहां पे कॉर्नर का कोई काम नहीं है, ठीक है, मेन काम किसका होता है, मिड वैल्यू का, ज्यादातर फोकस मिड वैल्यू पे होता है, यानी कि मीन पे होता है, सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं, और इसी में मीन मीडियन मोड सब बराबर होता है, इसलिए ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए। चलिए भाई आगे चलिए, अच्छा, व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर नॉट लेस देन 1000, जब फ्रीक्वेंसी 1000 से ज्यादा हो तब ये वाला मेथड यूज करते हैं। देखो अगर फ्रीक्वेंसी 2-3 रहेंगी या फिर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी रहेंगी, तो जो
हमारा मूवमेंट्स निकल के आएंगे, या फिर जो वेरिएशन हमको निकालना है वो हम अच्छे तरीके से वेरिएशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपको मार्केट में भी स्टडी करना है तो फिर आप एक दो बंदों को स्टडी करके छोड़ नहीं देते, आप ज्यादातर आप सोचते हो स्टडी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके पास वो होनी चाहिए फ्रीक्वेंसीज, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनकी स्टडी हम कर पाएंगे, सिंपल से। तो अगर आपके पास डाटा 1000 से ज्यादा है तभी आप कोशिश करना कि स्टैफर्ड मेथड का यूज कर पाओ, मतलब यूज करो, वरना उससे कम पे आप यूज मत करना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है भाई। तो मोर देन 1000 क्या फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का सम आपका 1000 से ज्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं। When frequency distribution is not J, U और skewed shape, ये तो पहले बता दिया भाई, ना J shape का होना चाहिए, ना U shape का होना चाहिए, ना ही skewed होना चाहिए, ना positively skewed ना negatively skewed, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी ये मेथड यूज कर पाओगे। When class interval is uniform, जब क्लास इंटरवल क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब सिमेट्री हो, बिल्कुल यहाँ से यहाँ की वैल्यू दोनों क्या हो, सेम हो, तभी आप ये वाला मेथड यूज कर पाओगे, मतलब अपनी जो करेक्ट मीन है वो निकाल पाओगे, करेक्ट वेरिएशन जो है, मूवमेंट्स जो है करेक्ट, वो निकाल पाओगे। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी। शुरू करते हैं, एक बार समझते हैं। तो मैंने क्या बताया सर, जो मूवमेंट्स 1 है और मूवमेंट्स 3 है उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, जो आपका मूवमेंट्स आ गया वही है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आप किसको करेक्ट करोगे, μ2 को और μ4 को। एक बार चेक कर लो भाई, रिकॉर्ड हो गया नहीं हो रहा। हाँ भाई, केवल अगर आप, अरे ये तो फोकस बिगड़ रहा है यार बार बार। हाँ भाई श्योर है, चलिए। तो आपको μ2 और μ4 को ही हमेशा चेंज करना है, मतलब करेक्ट बनाना है, बाकी दोनों को करेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार फटाफट से, क्या है। अच्छा, ये फॉर्मूला समझा दो एक बार। फॉर्मूला में कहता है, पहले आपको μ2 निकालने के लिए, करेक्ट μ2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो μ2 को होगा अनकरेक्ट वाला, उसको 1/12 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है c²। ये c का मतलब क्या है, c मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब इसकी जगह बुकों में आपके आई लिखा होगा या फिर एच लिखा होगा, तो समझ जाना सेम ही बात है, ठीक है भाई। चलिए, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, μ4 करेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो μ4 अनकरेक्ट वाला है उसमें से माइनस करना है हाफ ऑफ द c² और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, μ2 अनकरेक्ट वाले से, और फिर प्लस कर देना है 7/240 और उसका मतलब कि 4 निकालना है आपको, क्या चीज, किसका, जो आपका क्लास इंटरवल है उसका। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं फटाफट से और निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है अप्लाई शेफर्ड करेक्शन मेथड, फाइंड आउट द करेक्टेड वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स वेयर क्लास इंटरवल इज 10। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, 10। μ1 दे रखा है, μ2 दे रखा है, μ3 और μ4 दे रखा है। चलिए जी, तो सबसे पहले μ1 निकालते हैं। μ1 कितना दे रखा है आपको, 0, और मैंने बताया था μ1 को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो μ1 आपका मतलब जो करेक्ट है वो कितना आ गया, 0 ही आ गया, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल μ2, अब μ2 हमें क्या निकालना है, करेक्ट वाला, और करेक्ट वाला μ2 कैसे निकलता है सर, इसका फॉर्मूला क्या, जो आपका इनकरेक्ट वाला μ2 है, कौन सा, अनकरेक्ट वाला जो μ2 है, उसमें आप माइनस कर दोगे 1/12 c का स्क्वायर, सिंपल। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अनकरेक्ट वाला μ2 कितना है आपका, 254, तो 254 में आपको माइनस कर देना है, 254 में से माइनस कर देना है 1/12 और किसका स्क्वायर, c का स्क्वायर। c कितना था भाई, कॉमन वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल कितना था, 10, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 254 माइनस में 100/12, सिंपल सर। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को अगर डिवाइड करेंगे 12, अरे यार कहाँ गया कैलकुलेटर, ऐसे टाइम बर्बाद होता है कैलकुलेटर। हाँ भाई श्योर है, चलिए। तो अब क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है किससे, 12 से, और जो आपका आंसर आया उसको माइनस कर देना है किससे, आपका आंसर आया 8.333 और उसको माइनस कर देना है किससे, 254 से, तो 254 से उसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, हाँ भाई 248.667, सिंपल सर, बढ़िया, राउंड ऑफ कर दिया, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ये आपकी वैल्यू आएगी इसकी μ2 की। चलिए निकालते हैं μ3। μ3 की वैल्यू कितनी है, 1212, और 1212 मतलब μ3 की वैल्यू है, और μ3 को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हम नहीं करें, ये शेफर्ड मेथड कहता है, तो यही हो गया आपका करेक्ट वाला, यानी 1212, सिंपल, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। चलिए जी, μ4 को चेंज करते हैं। μ4 आपको करेक्ट वाला निकालना है, कैसे निकलेगा, जो आपका μ4 था इनकरेक्ट वाला, अनकरेक्ट वाला, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ ऑफ c² मल्टीप्लाई में जो आपका μ2 था अनकरेक्ट वाला वो, और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, माइनस था प्लस था, प्लस है भाई, 720 मतलब 7 में 240 मल्टीप्लाई में c की पावर 4, सिंपल, सॉल्व कर लिए। तो भाई अनकरेक्ट वाला μ4 कितना था आपके पास, ये था भाई अनकरेक्ट वाला μ4, ये 159752, ठीक है। उसके बाद माइनस में 1/2 c² यानी कि 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 100, तो 100 मल्टीप्लाई में μ2 की वैल्यू 254 प्लस में 7/240 है भाई, 240 मल्टीप्लाई में c की पावर 4 यानी 10 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4 4 जीरो लगा देना, 10 के पीछे 10,000,
सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अभी एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो ये हो गया आपका आंसर आ गया भाई 14734367 और 2 के आगे पॉइंट है, तो ये खत्म हो गया भाई, सिंपल सा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, म्यू4 का। आई होप समझ में आ गया होगा भाई अच्छे तरीके से। इसको बोलते हैं शेफर्ड मेथड। शेफर्ड मेथड क्या कहता है, शेफर्ड एरर क्या कहता है, ये कहता है जितनी भी एरर्स आ सकती हैं वो कंटीन्यूअस सीरीज में आ सकती है, क्योंकि वहां पे हम मिड वैल्यू लेके चलते हैं, हम नॉर्मल मतलब कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो तो लेके चलते नहीं। तो इस वजह से आपका जो आंसर है म्यू4 का और म्यू2 का वो अनकरेक्ट वाला आ सकता है। तो उसको करेक्ट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/12 और सी स्क्वायर से यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, वहां पे आपको इससे माइनस करना पड़ेगा और ये चीज लास्ट में वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी। आप आराम से करेक्ट मीन मतलब करेक्ट म्यू2 और म्यू4 निकाल पाओगे, सिंपल सा। अब इसके बाद आपको सीखना है इसी चैप्टर के अंदर क्या, कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स रह गया बस खाली मेरे हिसाब से, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स रह गया बस खाली, हाँ वही रह गया बस खाली। कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स करने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपकी पूरी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लूंगा जिसके अंदर हम ये वाला टॉपिक और कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स दोनों कंबाइन करके निकाल लेंगे, ठीक है भाई, ठीक। और उसके बाद खाली जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। देखो मेरे को मिल नहीं रहे, मैंने बहुत ढूंढ लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर जो थे, क्योंकि आपको पता है सीबीसीएस वाला सिलेबस आया आपके में नए नए पहली बार, ठीक है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ है केवल एक ही बार एग्जाम हुआ है, मतलब इससे तो आपसे पहले सीबीएसई वालों का केवल एक बार ये एग्जाम हुआ है, तो इस वजह से एक बार भी नहीं हुआ भाई, आपके टाइम पे पहली बार बुक आई है सीबीसीएस वाली, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक्स और ये जो मूवमेंट्स वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में मतलब बीकॉम वालों के लिए पहली बार लाया गया। बाकी तो चलते जो उसके सब्जेक्ट्स थे मतलब कि जो चलते हैं उसके होते हैं साइंस वालों के सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स के हिसाब से, तो उनके लिए पहले भी था, लेकिन आपके में पहली बार लाया गया। तो इस वजह से मेरे को मिल नहीं रहे ना मूवमेंट्स के क्वेश्चन ना मेरे को पास्ट ईयर्स में कहीं पे मिल रहे, पास्ट ईयर्स है ही नहीं मतलब एक तरीके से आपकी, ठीक है। जो भी लेके आ रहा है कहीं से पास्ट ईयर्स बनवा के, तो पास्ट ईयर्स जो बन रही है ना वो उनके क्वेश्चन के हिसाब से बन रही है जो कि उसमें आया करते थे, बीएससी में आया करते थे, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर आप इसके तरीके से करते हो तो सर कर लेना, जो प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे या फिर जो बुक के क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनकी प्रैक्टिस करवा दूं आपको अच्छे तरीके से, ताकि आप एग्जाम में अगर जाओ तो फिर कर पाओ अच्छे तरीके से, सिंपल से बढ़िया। बाकी अपनी प्रैक्टिस करते ना, अगर आपको बुक मिलती है कहीं पे डाउट्स आते हैं या फिर कहीं पे क्वेश्चन मिल जाते हैं ना आपको, सुनिए अगर आपको कहीं पे भी पीडीएफ मिल जाए या फिर कहीं पे भी आपको बुक मिल जाए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाए, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए कहीं पे, ठीक है, या फिर और किसी भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर हो आपके पास, तो सर आपकी भी हेल्प हो जाएगी, बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। मैं सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, बस आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना। कौन सी आईडी है, विवेक इकोनॉमिक्स 1 भाई, विवेक इकोनॉमिक्स 1 ये 1 है, ठीक है, @gmail.com। तो इस मेल आईडी पे अगर आप मेल कर दोगे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, चाहे कोर्स अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है, चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपके पास लगता है कि मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आप इस मेल आईडी पे मेल कर दो। मेरे को अगर क्या बोलते हैं मिल जाते हैं मेल आईडी पे, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाने की प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस वो जो आंसर होते हैं ना भाई, आंसर सॉल्व करने के पड़ते हैं, आंसर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा है थोड़ा सा, तो अगर मैं बोर्ड पे करवा देता हूं तब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप आंसर मांगते होंगे तो भाई उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज होता है, वरना क्वेश्चन तो मैं फ्री में प्रोवाइड ही कर देता हूं आपको वैसे पता है डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर क्वेश्चन पेपर मेरे पास होता है तो, सिंपल सा। चलिए, तो अभी फिलहाल टॉपिक वापस चालू करते हैं। नाम आता है सर कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म करते हैं आज के लिए, सॉरी आज के लिए नहीं, अभी टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, अगर आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से कलेजे से गुरुत्व से फेफड़ों से शरीर के अंगों से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने अगर पहले तो नहीं कर रखा कोई बात नहीं यार, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। आज ही वेट करना भाई आराम से, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं कई बार, ठीक है, तो ध्यान से। चलिए, तो भाई टॉपिक का नाम आता है कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट सर सबसे खतरनाक टॉपिक इसी को बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे, आप समझ के नहीं कर सकते, मतलब समझना तो पहले से ही था कि आप समझोगे कि उसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन इनके कोफिशिएंट के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो होते हैं मूवमेंट्स के वो 3 तरह के होते हैं, पहला अल्फा कोफिशिएंट, दूसरा होता है बीटा कोफिशिएंट और तीसरा कोफिशिएंट होता है कौन सा, गामा कोफिशिएंट। अल्फा कोफिशिएंट सर इसका साइन होता है ये ना अल्फा, बीटा कोफिशिएंट का साइन ये रहा बीटा की तरह, और गामा कोफिशिएंट ये रहा, सिंपल। चलिए, तो अल्फा कोफिशिएंट में 4 तरह के कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4, ये 4 तरह के कोफिशिएंट अल्फा कोफिशिएंट कहलाते हैं, और ये चारों तरीके के फॉर्मूले बोल सकता है निकालने के लिए। बस याद रखना फॉर्मूले क्या होते हैं। जो भी अल्फा कोफिशिएंट होता है ना, इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, जो भी पूछा गया है, जैसे अल्फा कोफिशिएंट आपको निकालना है, जो भी पूछा गया है ऊपर लिखना है म्यू, जैसे अल्फा 1 पूछ रहे हैं तो पहला म्यू, दूसरा अल्फा पूछ रहे हैं तो दूसरा म्यू, और नीचे लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके उतने ही पावर रख देना जितना वो पूछ रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं अल्फा 2 पूछा गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 2 होनी चाहिए, अल्फा 3 पूछा गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 3 होनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे म्यू 3 हो जाएगा, मतलब इनमें 3 3 3 4 4 4 ऐसे दिखाई देगा आपको, सिंपल से। देखिए, जैसे अल्फा 1 निकालना था तो म्यू 1 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन,
सिंपल। अच्छा आपको पता है ना वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ जी बढ़िया सही। तो अल्फा 2 अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वही म्यू 2 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो वेरिएंस के बराबर होता है। और जो म्यू 2 होता है मैंने पहले भी बता रखा है वो भी क्या होता है, वो वेरिएंस ही होता है। म्यू 2 का फॉर्मूला याद है ना, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। और ये किसका फॉर्मूला है, ये वेरिएंस की जो फॉर्मूला है भाई। सिंपल। चलिए तो दोनों ही वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी वेरिएंस दिखा रहा है, ये भी वेरिएंस को ही दिखाता है, और दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो अल्फा 2 याद रखना हमेशा क्या होता है 1, और अल्फा 1 हमेशा क्या होता है 0। बस इनकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है, इसलिए ज्यादातर वो एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है निकालने का तो बोलेगा अल्फा 3 निकालिए या फिर अल्फा 4 निकालिए, और उसके फॉर्मूले आपको पहले से ही पता है। अल्फा 3 कैसे निकलेगा, म्यू 3 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। अल्फा 4 कैसे निकलेगा, म्यू 4 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4। सिंपल सर, तो इस तरीके से ये निकलेगा। अच्छा यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर मैंने लिखी हुई है 3, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या चीज है समझिए। तो समझते हैं ध्यान से, देखिए आपको पता है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ज्यादा सेम नहीं, मतलब बराबर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम ही है। जैसे यहाँ पे म्यू 3 सेम है, बस इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब है, इसके लिए इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया म्यू, क्या लिखा, म्यू 2 का क्यूब। अब ये म्यू 2 का क्यूब क्या है समझिए। म्यू 2 आपको पता है म्यू 2 क्या होता है, म्यू 2 किसको बोलते हैं, वेरिएंस को बोलते हैं। म्यू 2 किसको बोलते हैं, अच्छा अपॉन में 2 है, ठीक है इसमें ये 2 भी है ना इसमें। म्यू 2 किसको बोलते हैं, वेरिएंस को बोलते हैं, तो म्यू 2 की जगह मैं लिखता हूं वेरिएंस। हाँ जी बहुत अच्छे सर, आराम से लिखते हो आप वेरिएंस, ये बन गया वेरिएंस की पावर 3 अपॉन में 2। सिंपल। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपने अभी भी सीखा था, वेरिएंस का फॉर्मूला पहले भी सीखा था आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस की जगह क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और इसकी पावर जो है वो कितनी है 3 अपॉन में 2, तो ये आ गया 3 अपॉन में 2। देखो 2 से 2 गिर गया, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 3। तो सेम ही बात होती है, चाहे आप इसको लिख लो चाहे आप इसको लिख लो। मैं तो कहता हूं ज्यादातर ये वाला याद रखना भाई, सबसे बेटर होता है। म्यू 3 की मतलब अल्फा 3 कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट्स के अंदर अल्फा 3 कैसे निकलेगा, जो म्यू 3 होगा उसको डिवाइड कर देना किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर जो है 3 से। ठीक है सर, सेम ऐसे ही अल्फा 4 को आपको कैसे निकाल लोगे, तो अल्फा 4 कैसे निकलेगा, जो म्यू 4 होगा आपको डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर किससे, 4 से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 मतलब मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर अगर 4 है तो मैं लिखता हूं ये वेरिएंस का स्क्वायर है, ये जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना, तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 2 इसकी पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो वापस बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर। और स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर जो 2 है इसको बोलते हैं हम वेरिएंस, तो ये हो गया वेरिएंस का स्क्वायर। तो ये सीधी बात है, वेरिएंस की पावर स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4 बोल दो या फिर जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर बोल दो। वेरिएंस क्या होता है, म्यू 2 की वैल्यू। सिंपल सर। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आपको मतलब समझने, मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कोई मैच हो जाएगा या फिर अल्फा बीटा एक जैसा हो जाएगा या फिर गामा से कोई रिलेट हो जाएगा। अल्फा अलग चीज होती है, अलग कंसेप्ट होते हैं, उसके फॉर्मूले अलग होते हैं। जो बीटा होता है उसके फॉर्मूले अलग होते हैं, और जो गामा होता है उसके फॉर्मूले अलग होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या है अल्फा का, अल्फा का फॉर्मूला होता है जो भी अल्फा निकालना है आपको उसका मूवमेंट ऊपर लिखना है और नीचे लिख देना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल। चल उसका उतनी पावर के साथ, ठीक है आगे चलते हैं, बात आती है बीटा कोफिशिएंट। अब ये बीटा कोफिशिएंट क्या है, बीटा केवल दो ही होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। तो भैया बीटा का यूज कहां पे होता है, देखो अल्फा आपको पता है बहुत सिंपल सा है, आपने याद कर लिया। बीटा अगर आप यूज जान लो ना तो आप आराम से याद कर सकते हो इसके फॉर्मूले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इन तीनों में से वो बीटा ही है, बीटा ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बीटा की बस दो ही वैल्यू है, बीटा 1 और बीटा 2। और जो बीटा 1 है ना वो यूज किया जाता है स्क्यूनेस निकालने के लिए, आपने चैप्टर पढ़ लिया ना स्क्यूनेस वाला, तो स्क्यूनेस निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, बीटा 1 का यूज किया जाता है। बीटा 1 ही बताता है क्या जो कर्व है वो स्क्यूड है या फिर नहीं है, और बीटा 1 कैसे निकलता है, वही फॉर्मूला जो म्यू 3 है उसकी पावर का स्क्वायर और जो म्यू 2 है उसकी पावर का क्यूब। बस सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 2 लिख रहे हैं, सिंपल सर खत्म काम। तो मतलब कि बीटा 1 का फॉर्मूला क्या है, बीटा 1 का फॉर्मूला है म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 का क्यूब। सिंपल, बस इस तरीके से याद कर लेना, फॉर्मूला खत्म। बीटा 2 कैसे निकलता है, बीटा 2, अच्छा बीटा 2 जो हेल्प करता है वो निकालने में हेल्प करता है कुर्तोसिस। याद है जब हम कुर्तोसिस मतलब कुर्तोसिस कर रहे थे तब उस टाइम में मैंने बोला था नॉर्मल तरीके से कुर्तोसिस कर लेते हैं, लेकिन जब बीटा 2 आएगा, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स बताऊंगा तो आगे कर ही लोगे आप आराम से। तो समझना जो बीटा 2 होता है उससे निकलता है कुर्तोसिस, मतलब कुर्तोसिस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कुर्तोसिस की वैल्यू क्या है। तो आपको पुराना वाला बड़ा वाला मेथड निकालना नहीं पड़ेगा कि कुर्तोसिस का आप इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें हाँ जी आप छोटे से तरीके से निकाल सकते हो कुर्तोसिस, अगर छोटी वैल्यू दे भी रखी है तो ठीक है, पूरा डाटा देने की जरूरत भी नहीं होगी उसे। तो बीटा 2 कैसे निकलता है, वही सिंपल तरीका जो आपने पहले भी यूज किया था, जैसे कि म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर। अब म्यू 2 की जगह अगर आपको वो दे दे चलते हैं वेरिएंस, तो म्यू 2 किसको बोलते हैं, वेरिएंस को ही बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे वेरिएंस का स्क्वायर। हाँ जी, अगर वेरिएंस की जगह आपको बोल दे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर क्या लिखोगे 4। सिंपल सर, बस वही तरीके हैं जैसे पहले तरीका था, लैम्डा 4 जैसे मतलब अल्फा 4 जैसे निकला था ना, सेम उसी तरीके से आपका ये भी निकलता है अल्फा 4। अरे ये रहा, हाँ अल्फा 4 जैसा प्रकार निकला था, सेम ऐसे ही वही निकलता है बीटा 2।
सिंपल सा। तो इसलिए कहते हैं बीटा 2 किसके बराबर होता है, हमेशा अल्फा 4 के बराबर होता है। और जो बीटा 1 होता है वो किसके बराबर होता है, वो जो आपका अल्फा 2 होता है ना उसके स्क्वायर के बराबर। हाँ मेरे को पता है इसका रिलेशन उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है, बस वो याद रखना अल्फा जो बीटा 1 है वो किसके बराबर होता है, वो अल्फा 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल सा। ये फॉर्मूले ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। बीटा 1 इसके बराबर होता है, बीटा 2 इसके बराबर होता है अल्फा 4 के। ठीक है, तो बीटा 1 किसके बराबर होता है, जो आपका अल्फा 1 जो आपका अल्फा 2 होता है उसके स्क्वायर के बराबर, और जो बीटा 2 है वो किसके बराबर होता है, जो अल्फा 4 होता है उसके बराबर होता है। सिंपल से बढ़िया। ये आपका बीटा याद हो गए, मतलब दोनों बीटा होते हैं, फर्स्ट बीटा और सेकंड बीटा। फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, रिलेशन आपको याद ही करने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकता मैं इसके अंदर। ठीक है सर, फटाफट से याद करिए क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास। आगे चलते हैं, बात आती है गामा कोएफिशिएंट। अब ये गामा कोएफिशिएंट क्या है समझो। गामा कोएफिशिएंट, गामा कोएफिशिएंट क्या होता है सर, इसके अंदर बस आपको दो ही गामा निकालने हैं, पहला गामा और दूसरा सेकंड गामा। ठीक है, दो ही फॉर्मूले, और इनका रिलेशन बाकियों के रिलेशन से कुछ नहीं है भाई, कोई रिलेटेड नहीं है दूसरा तरीके से। ठीक है, आपको याद ही करने पड़ेंगे सब चीज। गामा का फॉर्मुलेशन मतलब गामा वन कैसे निकलता है, गामा वन जो होता है ना, मतलब ऐसे बोला जाता है कि गामा वन जो होता है वो स्क्वायर, गामा वन का स्क्वायर बीटा वन के बराबर होता है, या फिर आप बोल दो जो गामा वन होता है बीटा वन के रूट के बराबर होता है, और ये बराबर होता है किसके, अल्फा 3 के। किसके बराबर होता है, अल्फा 3 के। तो अल्फा 3 गामा वन या फिर बीटा रूट, बीटा वन का रूट, तीनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू होती है। सिंपल सर। तो आप अल्फा 3 से भी निकाल सकते हो या फिर आप बीटा 1 से भी निकाल सकते हो। सिंपल, बहुत अच्छे। अब बात आती है गामा 2। गामा ज्यादातर यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यूज होता है भाई बीटा, कुर्तोसिस और मतलब स्क्यूनेस निकालने के लिए यूज करेंगे, तो आगे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, और अल्फा तो हर जगह यूज हो ही रहा है, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला आपको अल्फा यूज करना ही पड़ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो अच्छा बात आती है गामा। गामा 2 कैसे निकलता है, तो पहला तरीका क्या है, बीटा 2 में से 3 माइनस कर दो। ये 3 है भाई, नॉर्मल 3। ठीक है, जो आपकी बीटा 2 की वैल्यू है उसमें से क्या माइनस कर दो, 3। बीटा 2 में से या तो 3 माइनस कर दो। अच्छा, बीटा 2 की हेल्प करता है, बीटा 2 हेल्प करता है कुर्तोसिस फाइंड आउट करने में, और कुर्तोसिस आपको पता है ना, सुनिए कुर्तोसिस के बारे में बताया था मैंने। कुर्तोसिस का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा 2। और बीटा 2 कैसे निकलता है सर, बीटा 2 निकलता है आपका जो म्यू 4 है उसको डिवाइड कर देना है किससे, म्यू 2 की पावर 2 से। सिंपल सर। और जो कुर्तोसिस होती है इसकी वैल्यू अगर -3 होती है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, अगर कुर्तोसिस जो होते हैं वो 3 स्टेज में, मतलब कुर्तोसिस क्या होता है, बस आपको ग्राफ नापने का काम करता है, ग्राफ की हाइट कितनी है। ये नॉर्मल ग्राफ है, ये आपका लेप्टोकर्टिक ग्राफ हो गया, वो मेसोकर्टिक का पहले वाला, मतलब नॉर्मल वाला, अरे क्या बना रहा हूं मैं डायग्राम, ठीक, ये प्लेटोकर्टिक। तो ये होता है प्लेटोकर्टिक, ये होता है मेसोकर्टिक, और ये होता है लेप्टोकर्टिक। जो सबसे हाईएस्ट है वो लेप्टो, उसके बाद मेसो, और तीसरा क्या होता है, प्लेटोकर्टिक। अब समझिए, अगर आपका आंसर आता है 3, मतलब बीटा 2 की वैल्यू आपकी कितनी आती है 3, तो आपका आंसर क्या होगा वो, कि ग्राफ कैसा आपके पास, मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक। अगर आपका बीटा 2 की वैल्यू जो होती है वो 3 से ज्यादा होती है तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, लेप्टोकर्टिक। और बीटा 2 की वैल्यू अगर आपकी 3 से कम होती है, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेटोकर्टिक। सिंपल सा। हाँ जी, सेम इसी तरीके से आपको बीटा 1 में हेल्प मिलेगी। जो बीटा 1 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा 1 दिखाता है किसको, बीटा 1 किसको दिखाता है भाई, स्क्यूनेस को। ठीक है, बीटा 1 किसको दिखाता है, स्क्यूनेस को। तो बीटा 1 जो होता है ना वो निकलता है कैसे, वो निकलता है भैया म्यू, आ गया फॉर्मूला, ये रहा भाई, बीटा 1 के बताते हैं भाई, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है बीटा 1 का। और जो बीटा 1 है वो स्क्यूनेस दिखाता है। स्क्यूनेस में क्या याद रखना है, अगर आपका आंसर, मतलब बीटा 1 का आंसर अगर आपका 0 आ रहा है तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अगर आपका आंसर जो है वो बीटा 1 का वो 0 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आपका आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो ग्राफ भी होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस होगा इसके अंदर कौन सा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है भाई। और दूसरा बीटा 1 का आंसर अगर आपका 0 से कम आता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस। सिंपल। इस तरीके से हेल्प करता है बीटा 1 और बीटा 2। आपको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले, बीट मतलब गामा 1 का, गामा 2 का दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो म्यू 4 होता है आपको उसमें से माइनस करना है 3 म्यू 2 का स्क्वायर और डिवाइड कर देना है म्यू 2 के स्क्वायर से। सिंपल। मुबारक हो, आपके फॉर्मूले हो गए खत्म। बस एक बार वैल्यू करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स करते हैं और फटाफट सॉल्व करके खत्म करते हैं। फॉर्मूले को सर मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आपको याद ही करने पड़ेंगे, और आप इतना सा याद नहीं कर सकते ना फिर तो कोई फायदा नहीं सर आपका बीकॉम सेकंड ईयर में होने का।
ठीक है, 12वीं में तुम इतने बड़े बड़े नंबर लेके आते थे, 90% कोशिश करते थे लाने की, तुम इतने से हेल्प नहीं कर रहे, मतलब तुम इतने अपने आप के लिए इतनी सी मेहनत नहीं कर पा रहे कि आप इतने फॉर्मूले याद ना कर पाओ छोटे से, सिंपल सा। और उसके बाद फॉर्मूले तो समझाई दी भाई, अल्फा का हो गया, बीटा का हो गया, बस थोड़ा सा फॉर्मूला जो जोड़ देना है भाई, दिमाग लगाना है, वो गामा पे करना है, क्योंकि गामा वाला फॉर्मूला जल्दी से न्यूमेरिकल आएंगे नहीं इसके गामा के, ठीक है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि गामा, एक दो बार आ गया तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा ना, इस वजह से तो गामा का ही आपको याद रखना है। बीटा के जो एग्जांपल है वो मैं करवाता रहूंगा, न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे उसके, क्योंकि उसके अंदर भी यूज हो रहा है बीटा जो है, ठीक है, किसके अंदर, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस के अंदर, तो जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर होता रहेगा आपकी रिवीजन। और जो अल्फा वाले हैं वो तो बहुत ईजी है, आपको याद भी करनी करोगे तो भी आपको याद रहेंगे, सिंपल सा। बस आपको तो थोड़ी सी मैथ करनी है, वो गामा के फॉर्मूले पर करनी है, गामा के रिलेशन के ऊपर करनी है, ताकि आप कर पाओ आराम से सवाल जितने भी हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहे। चलिए फिर आंसर करते हैं। आंसर कह रहा है द वैल्यूज ऑफ μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यूज दे रखी है, 0 9.2 3.6 और 122, ठीक है, 122 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड आउट द स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको स्क्यूनेस और कुर्तोसिस निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन के निकालते हैं। स्क्यूनेस कैसे निकलता है सर, स्क्यूनेस निकलता है बीटा 1 से। अब बीटा 1 कैसे निकलेगा, बीटा 1 का फॉर्मूला होता है μ2 का क्यूब, सॉरी उल्टा हो गया, μ3 का स्क्वायर अपॉन में μ2 का क्यूब, सिंपल सर। चलिए अब एक बार सॉल्व करना चालू करते हैं और फटाफट से आपका आंसर निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, μ3 का स्क्वायर, μ3 कितना है 3.6, तो आपको 3.6 का स्क्वायर करना है। μ2 क्या होता है वेरिएंस, जो कि कितना है 9.6 का आपको क्या करना है क्यूब। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमको क्या करना है 3.6 का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया कितना 0.01464, लगभग इतना, ठीक है। और अब देख लो ये जो आपका आंसर है ये क्या है, ये है 0 से कहां क्या, बीटा 1 के हिसाब से 0 देखना है ना, तो 0 से देख लो असल आंसर बड़ा है 0 से छोटा है। हाँ जी, आपका आंसर 0 से बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। डाटा कैसा है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है सर। अच्छा तो पहला ऑप्शन आपने निकाल दिया, दूसरा तरीका करते हैं सर। दूसरा क्या है निकालने के लिए कुर्तोसिस, और कुर्तोसिस कैसे निकलता है सर, कुर्तोसिस कैसे निकलता है, कुर्तोसिस का फॉर्मूला होता है बीटा 2, और बीटा 2 कैसे निकलेगा, तो बीटा 2 μ2 का सॉरी μ4 अपॉन में μ2 की पावर 2, ठीक है सर। μ4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 122 अपॉन में μ2 की पावर 2, यानी कि 9.2 की पावर 9.2 है ना, 9.6 लिख दिया मैंने वहां पे, ओ यार ऐसे गलती कैसे होती है भाई, यहाँ पे 9.2 लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे 9.6 लिख दिया सर, तो ये छोटी सी गलती हो गई है, इसको ठीक कर लोगे, कर ही देता हूँ सर मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 9.2 का क्यूब, तो 9.2 का क्यूब करना है, ये 9.2 मल्टीप्लाई बाय 9.2 मल्टीप्लाई बाय 9.2, तो ये हो गया 778.688, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना किससे 12.96 से, तो 12.96 डिवाइडेड बाय 778.688, चलिए तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.016643337, ठीक है भाई। तब भी आपका आंसर 0 से बड़ा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 9.6 नहीं है 9.2 है, और इसका स्क्वायर करना है हमें, तो कर लेते हैं फटाफट से, क्या 1.44139888, तो आपका आंसर देख लो कितना है, आपका आंसर 3 से, मतलब अगर आपका आंसर 3 आया तो हम बोलेंगे उसको कौन सा मेसोकर्टिक, अगर आपका आंसर 3 से ज्यादा आ रहा है तो उसको बोला जाएगा क्या लेप्टोकर्टिक, अगर आपका आंसर 3 से कम आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे प्लेटोकर्टिक। तो आपके पास आंसर जो है वो 3 से कम है, इसलिए डाटा जो है आपका कैसा है प्लेटोकर्टिक, यानी जो आपका कर्व होगा वो कर्व क्या होगा फ्लैट, फ्लैट मतलब ऐसा, ठीक है सर। हाँ जी, तो आपका जो कर्व होगा वो फ्लैट होगा, ऊपर से ज्यादा ऊंचा कर्व नहीं होगा, सिंपल सर। तो इस तरीके से आपसे स्क्यूनेस और कुर्तोसिस फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। और मुबारक हो सर, यहाँ पे खत्म होता है आपका आज का चैप्टर पूरा। एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू निकालना सीखेंगे, स्क्यूनेस कुर्तोसिस ये सब चीजें निकालना सीखेंगे, सिंपल सर। लास्ट क्वेश्चन होगा और अच्छा, और आज की जो वीडियो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपके लिए, तो ठीक है बढ़िया। हाँ भाई शुक्र है, चलिए सर तो एक क्वेश्चन लेते हैं सर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं हम निकालने की कोशिश करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समझिए ध्यान से, कह रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, यानी 4 आपको फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकालने अबाउट एन आर्बिट्री, दिखाई दे रहा है भाई ये आर्बिट्री ओरिजिन, कन्वर्ट देम इनटू द मूवमेंट्स, मतलब समझिए क्या कह रहा है, आपको किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से, यानी कोई भी आपको एक एज्यूम्ड मीन ले लेना है, उसकी हेल्प से आपको मीन निकालना है, और उसके बाद आपको निकालना है फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, यानी सीधी बात ये आपसे कह रहा है निकालने के लिए, निकालिए v1
V2, V3 और V4। सिंपल सा। चलिए, और उसके बाद आपको उनको कन्वर्ट करना है किससे, इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन, यानी कि आपको इनको कन्वर्ट करना है μ1 में, μ2, μ3 और μ4 के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या है कैलकुलेट करने के लिए, अप्लाइंग शेफर्ड मतलब करेक्शन, आपको शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करनी है, क्योंकि जो आपके मोमेंट्स आए होंगे वो क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, तो इस वजह से आपको क्या लगानी है, शेफर्ड मूवमेंट्स लगानी है। और आपको पता है शेफर्ड मूवमेंट्स क्या होती है, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है और जो थर्ड मूवमेंट होता है, इसके अंदर तो चेंजेस होते ही नहीं, केवल आपको सेकंड और फोर्थ मूवमेंट के अंदर क्या लगाना है, शेफर्ड मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, मतलब नए मूवमेंट्स निकालने हैं करेक्ट वाले। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा कोफिशिएंट निकालने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बेटा कोफिशिएंट मतलब आपको निकालना है बेटा 1 और बेटा 2। ठीक है सर, बेटा 1 निकालेंगे फिर बेटा 2 निकालेंगे। सिंपल सर, तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, आपको डाटा दे रखा है जिससे उससे। चलिए सर, सबसे पहले कैलकुलेट करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मीन ही निकालना पड़ेगा, कि सॉरी मीन क्यों निकालना है, हमें तो शॉर्टकट मेथड से करना है, तो मिड वैल्यू की जरूरत है पहले तो मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू क्या आएगी, 1 और 0 के बीच में क्या आता है 0.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.5, अगला 2.5, उसके बाद 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5। सिंपल सर, अब हमें निकालना था क्या बोलते हैं, मतलब कि छोटा x, ये x मान लेते हैं बड़ा, तो इसमें हमें निकालना है क्या, छोटा x। छोटा x कैसे निकलता है, जो भी आपका बड़ा x है उसमें से a माइनस करना है, इस बार आर्बिट्री पॉइंट में कोई माइनस करना है, मीन नहीं करना है इस बार। ठीक है सर, तो कोई भी एज्यूम कर लेते हैं इसमें से वैल्यू, मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ 4.5, तो 4.5 अगर माइनस करेंगे 0.5 में से, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा -4, फिर -3, -2, -1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। सिंपल सर। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, मैंने बोला था सर, अब आपको छोटा x जो आपने निकाल लिया, तो आपको x1 x2 x3 x4 निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आप f से मल्टीप्लाई करते फिरोगे। आपने x निकाल लिया ना छोटा सा, तो आपको क्या करना है, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, तो ये हो गया fx। अब ये fx कितना हो गया, देखिए ध्यान से, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 15 चौक कितना हो गया 60, माइनस का 22 दिया 66, माइनस का 45 दूनी 90, माइनस का 35 से कम 35, वो भी माइनस का, 0 से करेंगे तो 0, 20 से कम 20, 16 दूनी 32। ठीक है, 10 3 जा 30, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। सिंपल सर, आपने fx निकाल लिया, अब आपको निकालना है fx स्क्वायर, यानी कि आपको इनकी वैल्यू का स्क्वायर करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो एक बार स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसे x का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 को मल्टीप्लाई करना है किसके, 15 से, तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, सॉरी सर मैं माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, हाँ जी, तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करना है सर, मेरे को भी नहीं आता, 15 का देख लेते हैं सर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया कितना 225, 225 और उसके अंदर 15 और ऐड कर दो बस खाली, तो कितना हो गया 240। सिंपल सर। चलिए, तो इसका स्क्वायर हो गया 240, कर लेते हैं, क्या कहीं भी गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, है ना भाई। हाँ जी, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय कितना 15, चलिए भाई 240 ही है। ठीक है, उसके बाद 3 3 जा 9 हो गया, 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे 22 से, तो 9 को 22 से करना है, तो 22 9 18, एक 0 पर 18 एक 19 198। सिंपल सर। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, मतलब कि 90 90 104 180। ठीक है भाई, 1 से कर दिया 35, 0 से किया 0, 20 से कम 20, उसके बाद 16 का 16 चौक कितना हो गया 64। चलिए भाई, और 10 दिया 3 3 9 हो गया ना, 9 को किया तो 90। ठीक है, 4 चौक 16, 16 पंजे कितना हो गया 80, 5 पंजे 25, 25 दूनी कितना हो गया 50। ये आपकी वैल्यू आ गई एफ एक्स स्क्वायर की, निकाल लेते हैं। अब आपको निकालना है एफ एक्स क्यूब, यानी कि आपको एक्स एक्स ये जो आप निकाल रहा है एफ एक्स स्क्वायर, इसको बस एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो। एफ एक्स स्क्वायर आप पहले से निकाल चुके हो, इसके एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि आपको एक्स 3 चाहिए ना, यहाँ पे एक्स 2 पहले से ही है, एक्स से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 गुणा में 4 कितना हो गया 24, कितना हो गया, अरे 24 चौक, सॉरी भाई बाई मिस्टेक, 24 चौक चाहिए आपको। हाँ भाई 24 4 जा होता है भाई 96, तो ये हो गया 960, 198 3 जा, इतनी बड़ी टेबल नहीं आती भाई मेरे को। हाँ जी, कर लेते हैं 594। ठीक है भाई, 180 तो नहीं 36 36 360, 35 से कम 35। ठीक है भाई, 0 का 0, 20 से कम 20, 64 दूनी 60 60, 120 128 128। ठीक है भाई, और 9 3 जा 27, 8 चौक 32, 5 पंजे 25,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब आपको क्या निकालना है, थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब आपको fx4 भी निकालना है ना। चलिए सर, अब आपको जो fx3 आया है उसको बस मल्टीप्लाई करना है किससे, x से। तो एक बार कर ही लेते हैं, 960 मल्टीप्लाई बाय कितना 4, तो आपका आंसर आ गया भाई 3840। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये माइनस में था ना, तो आपका आंसर ये माइनस का है, माइनस का माइनस का माइनस का, ठीक है। चलिए अब 4 में अब ये प्लस की वैल्यू आएंगी जितनी भी आएंगी। अब बस खाली आपको क्या करना है, अब खाली इनको टोटल करना है बस आपको, किसको, इन चारों को, और आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है। चलिए जी टोटल करना चालू करते हैं, ये हो गया 3840। हाँ भाई श्योर है, चलिए भाई, तो ये सारी वैल्यू आपने निकाल ली टोटल करके, फिलहाल फ्रीक्वेंसी का टोटल और रह गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और कर लेते हैं, खत्म फिर आपका टॉपिक। 15 जमा में 22 जमा में 45 जमा में 35 जमा में 30 जमा में 20 जमा में 16 जमा में 10 जमा में 5 जमा में 2, 200 भाई टोटल आ रहा है इसका, ठीक है भाई। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अब V1 कैसे निकलता है सर, सुनिए ध्यान से। V1 का फॉर्मूला क्या था, जो आपका fx1 था, सिग्मा fx1 अपॉन में सिग्मा f करना है, तो fx1 का टोटल आया था आपका माइनस का 139, डिवाइड कर देना किससे, सिग्मा f के टोटल से, यानी कि 200 से। तो बस आप 139 को डिवाइड कर दोगे किससे, 200 से, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.695, सिंपल। चलिए V2 निकाल लेते हैं। V2 का फॉर्मूला था सिग्मा fx स्क्वायर को डिवाइड कर देना है सिग्मा f से, तो आपने vx स्क्वायर कितना निकाला था, ये निकाला था 957, तो 957 को आपको डिवाइड कर देना है किससे, 200 से। कर लेते हैं इसको भी, तो हो गया 957 डिवाइडेड बाय 200, तो आपका आंसर आ गया कितना, 4.785, सिंपल सर। चलिए इसका मतलब V3 निकाल लेते हैं। V3 का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स क्यूब अपॉन में सिग्मा एफ होता है, ठीक है, यानी आपने माइनस का 961 को डिवाइड कर दिया किससे, 200 से। चलिए तो 961 को अगर डिवाइड करेंगे भाई 200 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 4.805, सिंपल से। चलिए लास्ट टॉपिक आपको क्या निकालना है, V4। V4 का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स की पावर 4 अपॉन में सिग्मा एफ। इसका टोटल कितना आया था आपका, सिग्मा एफ एक्स की पावर 4 का, ये आया था भाई 999.3, डिवाइड करना है इसको किससे, 200 से, तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, 999.3 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है भाई, ये आ रहा है 49.965, सिंपल से, बढ़िया। तो आपने आराम से जो भी आर्बिट्री क्या बोलते हैं मीन निकाल माना था आपने, जिसमें आर्बिट्री ओरिजिन माना था, उसके हिसाब से आपने क्या निकाल लिए, मोमेंट्स निकाल लिए, सिंपल सर। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालने के लगा रहा है मूवमेंट्स अबाउट मीन। आपको क्या निकालना है इस बार, मूवमेंट्स अबाउट मीन। और मूवमेंट्स अबाउट मीन मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स अबाउट मीन मतलब होता है भैया μ1 निकालना, μ2 निकालना, μ3 और μ4 निकालना। अब इसको इसमें कैसे चेंज करें सर, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए थे, आपको याद है, बताना सर एक बार। चलो कोई नहीं, ये तो मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। μ1 का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 का फॉर्मूला होता है भैया v1 माइनस में v1, सिंपल सर। तो v1 कितना दे रखा है 0.695, माइनस करना है 0.695, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि μ1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, सिंपल सर। चलिए अच्छा v2 का फॉर्मूला सर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा मैं, आज पता है आपको, आप याद है आपको फॉर्मूले सच में, और लिटरली सच बता रहा हूँ भाई कसम से, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने करवा रखे हैं फॉर्मूले, इससे पिछली वाली में नहीं, इससे पिछली वाली में, मतलब जब हमने सीखा था ये क्या बोलते हैं मूवमेंट्स का, जो पहली वीडियो थी हमारी उसके अंदर, समझ में, हाँ जी तब सीखी थी, मतलब इससे पिछली वाली वीडियो थी शायद वो, हाँ इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने सीखा था मूवमेंट्स के अंदर, सिंपल तब मैंने करवाए थे, यानी पिछली वीडियो के अंदर ही। अगर आपको सच में अगर याद है ना भाई, नीचे कमेंट में करके जाना पक्का, मेरे को दिल खुश हो जाएगा अगर आपको याद होंगे सच में, तो ठीक है भाई। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं भाई, फॉर्मूला क्या है, μ2 निकालना है, तो क्या निकालना है v2 माइनस में जो v1 होता है उसका क्या करना होता है, आपको स्क्वायर करना होता है, सिंपल सर। चलिए फटाफट से सॉल्व करना चालू करते हैं। v2 कितना दे रखा है आपको, v2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4.785, और उसमें से माइनस करना है v1 का स्क्वायर, v1 कितना है 0.695, और इसका आपको क्या करना है स्क्वायर। एक सेकंड भाई रुक जाना थोड़ा देर, हाँ भाई श्योर है। चलिए तो हमको क्या करना था, v2 माइनस में v1 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, तो ये हो गया भाई 0.695, तो v1 का स्क्वायर आ गया सर 4.785, तो ये था, माइनस करना है 0.483025, सिंपल सर। चलिए तो इसमें से घटा देते हैं बस खाली, कितना ये हो गया 4.785, ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया 4.
301975। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। तो ये आपने क्या निकाल लिया सर? आपने ये निकाला V2। V2 कितना आया? 4.301975 खत्म। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे चले। हाँ जी सर। तो बात आती है सर अब किसकी? V3 की। अब V3 का फॉर्मूला याद है आपको? भाई मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला याद करने हैं सर, क्योंकि फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद नहीं करोगे सर कोई बात नहीं होने वाली, आप सवाल सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आर्बिट्री पॉइंट से निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद चेंज करने के लिए बोलेगा आपको मूवमेंट्स में चेंज करना है, तो इसलिए आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है भाई, देखो μ3 है, μ3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? V3 करना पड़ेगा, फिर माइनस में 3V2 V1 प्लस में बस खाली क्या करना है? 2V1 का क्यूब, बस इतना सा कर लो और आपका टॉपिक खत्म, आपका सॉल्व। सिंपल ना सर? बढ़िया। अब देखिए V3 कितना है? V3 आपको दे रखा है, कहां पे है V3? ये रहा भाई। तो V3 कितना देखा है? 4.805 माइनस में 3। V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू कहां गई? ये रही 4.7 मल्टीप्लाई में 4.785 मल्टीप्लाई में V1 की वैल्यू 0.695 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में V1 का क्यूब यानी कि 0.695 मल्टीप्लाई, सॉरी क्यूब करना है ना इसका। ठीक, चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं सर फटाफट से। तो हो गया 3 मल्टीप्लाई में 0.67140,475। हाँ भाई, तो इसका आंसर आ गया आपका माइनस का 14.11032025। सिंपल से, बढ़िया। तो आपका आंसर आ गया V3 का। सर मैं यहाँ पे प्लस करा था, इन दोनों को प्लस करके और ये माइनस किया है, तो मेरा जो आंसर आना है वो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि मैंने इनको पॉजिटिव मान के चला था ताकि जल्दी हो जाए सवाल। ठीक है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा अपनी तरफ से। तो ये मैं सोचना भैया ने यहाँ पे माइनस लिखा था, लेकिन भैया बोल प्लस रही थी, मैं कर माइनस ही रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है भाई, हाँ जी, बस खाली कंसेप्ट की बात है। आगे चलते हैं। अब आपको क्या निकालना है? एक बार आपको एक टॉपिक और रह गया V4 के लिए नीचे दिख रहा होगा भाई, देखो एक बार। भाई नीचे नहीं दिख रहा तो मैं B2 के नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे B2 है ना, इसी के नीचे कर देता हूँ V4। तो भाई फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए μ4 निकालने का भी। ठीक है सर, तो μ4 कैसे निकाला जाए? सर आपको μ4 का फॉर्मूला पता है? बहुत अच्छे सर, आपको आता है। ऐसे बच्चे होने चाहिए, आजकल टैलेंटेड बच्चे होते ही नहीं भाई दुनिया में। तो V4 माइनस में जो 4V3 और V1 प्लस में 6V2 V1 का स्क्वायर, और उसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद माइनस में 3V1 की पावर कितनी थी? कितनी मिलेगी पावर? इसकी पावर कितनी मिलेगी? सोचिए, दिमाग लगाइए। 4 पावर थी V1 की पावर हो। सिंपल से, चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, आपका आंसर निकालते हैं सर। हाँ जी, बस ये लास्ट रह गया। इसके बाद B1 बीटा 1 बीटा 2 है, इसकी पावर 4 सर। V4 कितना है? ये रहा 49.965 माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करना है V3 और उसको। अब देखो V3 और V1 को मल्टीप्लाई करना है, V3 और V1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे ही कर लेता हूं सर, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, या बता ही दूं? 4 मल्टीप्लाई में V3 और V1 को मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है भाई, मेरा V3 ये रहा, V1 आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों माइनस की वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, और माइनस का हाई है तो आपका माइनस में आंसर आने वाला है। ठीक है सर, तो माइनस में ही आंसर आएगा, जिसके लिए आपको 4 मल्टीप्लाई में क्या लिखना पड़ेगा? हो गया 4.805 मल्टीप्लाई में 0.695। भाई एक सेकंड, हाँ भाई श्योर है? चलिए सर, तो सर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके इनकी और सारी वैल्यू निकाल ली, और आपका आंसर ये आ गया। सिंपल सर, तो हमने μ1 μ2 μ3 μ4 चारों वैल्यू निकाल चुके हैं हम आराम से। ठीक है भाई, ये चारों वैल्यू रही। अब हमें क्या निकालना है देखते हैं। कह रहा है आपको मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालना था, कह रहा है अप्लाई शेफर्ड करेक्शन मेथड। अब आपको शेफर्ड करेक्शन मेथड अप्लाई करना है, और आपको इनकी करेक्ट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये हो सकती है कि गलत वैल्यू हो, तो शेफर्ड करेक्ट मेथड यूज करके निकालते हैं इसकी करेक्ट वैल्यू। शेफर्ड करेक्ट मेथड के हिसाब से सर μ1 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही चेंज होता है, और μ3 को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव के हिसाब से आराम से चेंज होता ही है पहले से। आपको जो चेंज करना है, करेक्ट जो करना है, वो किसको करना है? μ2 को, और आपको जो करेक्ट करना है वो किसको करना है? μ4 को। एक बार देख लो भाई, नीचे वाली वैल्यू दिखाई दे रही है? थोड़ी सी जगह है सर, यहीं पे हम निकाल लेते हैं सर करेक्ट μ2। तो करेक्ट μ2 का फॉर्मूला क्या होता है सर? जो आपने μ2 निकाला था पहले से ही, उसमें से माइनस कर दो 1/12 IQ मतलब, या फिर आप कह सकते हो मतलब C स्क्वायर, I स्क्वायर मतलब C स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। μ2 कितना था आपका पहले जो सही वाला आया था? यह था 4.301975 माइनस में 1/12, और C स्क्वायर करना है। C मतलब क्या होता है? जो इनका डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था? 0 और 1 के बीच में डिफरेंस है कितने का? 1 का है, तो 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो मतलब ये हट गया। तो बस आपको क्या करना है?
1 से डिवाइड करना है 12 को, तो 1 डिवाइड बाई 12, बस सिंपल भाई। तो आपका आंसर आ गया ये 0.083 बार, ठीक है सर। और ये माइनस कर देना है किसमें से, इसमें से, तो ये हो गया 4.301975 माइनस में 0.08333333, ठीक है सर। चलिए, तो आपका आंसर कितना आ गया है? तो आपका आंसर आ गया भाई, एक सेकंड, सही तो किया ना? चलो भाई सही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं पर गड़बड़ हो गई है। एक बार करते हैं भाई फिर दोबारा। 4.301975 माइनस में 0.08333, 0.0 नहीं लिखाया गया यार, ये तो बस है। 4.301975 माइनस में 0.08333। हाँ भाई, तो आपका आंसर आ गया 4.2186,417, ठीक है सर। ये आपका करेक्ट म्यू टू आया। करेक्ट म्यू फोर निकालते हैं सर। करेक्ट म्यू फोर निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? जो आपका गलत वाला, इनकरेक्ट वाला जो म्यू फोर है, उसमें से घटा देंगे 1/12 म्यू टू सी टू, और फिर जोड़ देंगे 7/240 C4। सिंपल सर, और कुछ तो नहीं लगेगा ना, ठीक। तो म्यू फोर की वैल्यू कितनी थी आपकी? 49.4675 माइनस करना है 1/12 सी स्क्वायर। सी कितना था? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। बस आपको म्यू टू की वैल्यू चाहिए। म्यू टू की वैल्यू कितनी चाहिए? अनकरेक्ट वाली लेनी है, अनकरेक्ट वाली ये रही। तो भाई ये कितनी है? ये है 4.301975, फिर प्लस कर देना है 7/40 से, और c की पावर 4, c की पावर 4 कितना होगा? 1 ही रहेगा, तो 7/40 से, तो 7 डिवाइड बाय 240, तो आपका आंसर हो गया ये 0.02916 बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर एक बार फटाफट से। तो क्या 4.301975 डिवाइड बाय 2, हाँ जी, तो इसकी पूरी की जगह आ जाएगा भाई कितना? 2.150985, ठीक है सर। आगे चलते हैं। तो 49.4675 माइनस में 2.150985 प्लस में 0.0291666, तो आपका आंसर आ गया भाई 4734567916, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका आंसर 47 पॉइंट कुछ है ये, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे आपने करेक्ट निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको बस बीटा कोफिशिएंट निकालना है। बीटा कोफिशिएंट मतलब आपको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। अब बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है सर? आपको याद है? बहुत अच्छे याद है, तो अभी बताओ सर, अभी मैंने क्या रखा था, याद है? सच बता, झूठ मत बोलियो, थप्पड़ ऐसा मंगाऊंगा बता। सॉरी भाई, ठीक है, मतलब आना चाहिए यार, ये तो याद हो जाना चाहिए। चल ठीक है, तो म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 की पावर 3, मतलब म्यू 3 का जो स्क्वायर होता है उसको डिवाइड कर देना है म्यू 2 के क्यूब से। अब म्यू 3 का स्क्वायर, चलिए म्यू 3 कितना निकाला था हमने? करेक्ट वाला देख लो भाई, करेक्ट वाला ये रहा म्यू 3 था, और म्यू 3 की वैल्यू ये वाली थी। इसका हमको क्या करना है? स्क्वायर। तो करते हैं सर एक बार। तो 14.11032 इसी का स्क्वायर कर लेते हैं सर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये आ गया आपका म्यू 3 का स्क्वायर आ गया भाई 199.101130, ठीक है सर। इसको डिवाइड कर देना है म्यू 2 के क्यूब से। म्यू 2 का क्यूब, म्यू 2 का गया, ये रहा म्यू 2 भाई। म्यू 2 था, करेक्ट वाला चाहिए ना, तो ये वाला नहीं लेना भाई, हमको कौन सा लेना है? करेक्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो आपका है म्यू 2 कितना? 4.21, तो 4.2186417 मल्टीप्लाई बाय, इसी से दोबारा से करना है, तो गया 4.21
86,417। तो भाई आपका आंसर आ गया है 75 पॉइंट, हाँ भाई 75.07909। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर लेते हैं बस खाली इसको, तो ये क्या भाई 199.101130, उसको डिवाइड कर देना है किससे 75, 75.07909, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 2.65188। तो आ गया भाई बीटा 1। बीटा 2 निकाल लेते हैं सर। बीटा 2 का फॉर्मूला अगर आपको आता है फिर से भाई कमेंट में बता दो फटाफट से, बीटा 2 का फॉर्मूला क्या है, अगर कमेंट में लिखेंगे कैसे बीटा और ये म्यू, चलिए सर बता देता हूँ, मतलब वैसे ही लिख दो ना एम यू, ठीक है, सेकंड मोमेंट का स्क्वायर और थर्ड मोमेंट की पावर 2, मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ जी, बीटा 2 कैसे निकलता है, म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर, सिंपल सर। अब म्यू 4 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, कितनी थी वैल्यू 47.34567916, इसको डिवाइड करना है म्यू 1 का स्क्वायर से। म्यू 1 का स्क्वायर कहां गया, ये रहा म्यू 1, तो इसका निकाल लेते सर, स्क्वायर कितना हो गया, तो 4.301975, इसका स्क्वायर हो गया सर 18.50698, आगे क्या है 890। इतनी वैल्यू बड़ी जरूरत नहीं है आपको, खाली पॉइंट के बाद 4 वैल्यू की जरूरत होती है आपको, ठीक है। चलिए तो हो गया 47.3456, इतना डिवाइड कर लेते हैं इसको किससे 18.5069। हाँ भाई, तो आपका आंसर आ गया इसका 2.55826747, सिंपल सा। चलिए तो यहाँ पे खत्म हो गया सर आपका पूरा पूरा क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, हमने मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना सीख लिया, ठीक है, आर्बिट्री चलते हैं आर्बिट्री मीन निकाल के हमने वो निकालना सीख लिया मूवमेंट्स, ठीक है, और हमने मीन मूवमेंट्स निकालने सीख लिए चेंज करके, वो भी कैसे चेंज करके निकालते हैं। उसके बाद उसको हमने शेफर्ड मेथड की हिसाब से करेक्ट भी कर लिया, और उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, दोनों बीटा भी निकाल लिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मूवमेंट्स निकाल लिया, सिंपल सर। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा जो चैप्टर है मूवमेंट्स का, वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो चैप्टर बनेगा सर, इस बार सोचूंगा सर कि अगर आपने भेज दिया अच्छे से क्वेश्चन या फिर मेरे को मिल गया अच्छे से क्वेश्चन, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है चालू हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पैक कर जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूं भाई सब दिल से कलेजे से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंदर से थैंक यू आपको, और आपने पहले तक नहीं कर रखा कोई बात नहीं यार, आराम कर दियो, अरे आराम कर दियो, कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। चलिए, अगर किसी के नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल। तो आज के बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना, फिर कदा बोल दो नोट नहीं कर दिया, टाटा बाय बाय।